अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ईद उल अज़हा ट्रांसमिशन ईद ईसार में आपके साथ। नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे चैनल की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है, सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। हम तमाम अहले वतन के साथ अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी याद रखते हैं, क्योंकि अगर वो किसी वजह से अपने वतन से दूर हैं लेकिन वतन की मिट्टी की खुशबू से दूर नहीं है और अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हमारे साथ इन खुशियों में शरीक हैं। और सबसे बड़ी बात क्या नाज़रीन, जो अल्लाह ताला ने हमें यह आज़ादी की नेमत अता की, इसकी हिफाजत के लिए अफ़वाज पाकिस्तान को ऐसी क़ुव्वत, ताकत और हिम्मत, इस्तक़ामत अता की है कि उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में किया जाता है। इसीलिए हम जिस तरीके से अपनी खुशियों में अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को याद रखते हैं, इसी तरह पाकिस्तान फोर्सेस के तमाम लोगों को, उनके शोधा को और ख़ासकर उनकी फैमिलीज़ को अपनी खुशियों में हमेशा याद रखें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम अपनी हर खुशी अपने वतन में आज़ादी और सुकून के साथ मनाते हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और इसकी तरफ उठने वाली हर दुश्मन की हर निगाह को नेस्तो नाबूद करें, आमीन। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और आज की खुशियों में जो शरीक होने मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे जो पहले गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से है, वो रिटायर्ड हैं। कर्नल काशिफ फजल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? और रिटायरमेंट के बाद कर्नल काशिफ जो है रियल इस्टेट मार्केटिंग और सेल से वाबस्ता हैं। इसके साथ मेरे जो अगले गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मिस्टर कंवर वसीम, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी एट पाकिस्तान और इसके साथ रेड क्रिसेंट सोसाइटी सिंध से वाबस्ता हैं। उनको करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और जो मेरे तीसरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मिस्टर शाहिद मीर, असिस्टेंट प्रोफेसर IBA, इसके साथ सीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सिविल एविएशन अथॉरिटी। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं आपकी। और नाज़रीन, अब मेहमानों का तारुफ हो चुका है और अब इनसे कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कर्नल काशिफ, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, चूँकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान आर्मी में आपने कितने साल सर्व किए? मैंने ज्वाइन किया था आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन 1988 में एंड आई गॉट रिटायर्ड 2019। अच्छा, 27 years, 30 years। अच्छा अच्छा। इसमें 4 years ट्रेनिंग है और 27 years की कलर सर्विस। अच्छा अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान आर्मी में मुख्तलिफ लोग आते हैं तो कोई मेजर रिटायर्ड होता है, कोई कर्नल, तो कोई ब्रिगेडियर, ये क्या तरीक़ाकार होता है कि सब जो है वो कोई कोर्सेज करते हैं या क्या होता है, ये बताइए। एक्चुअली ये जो है सारा सिस्टम जो है वो सिलेक्शन बेस्ड है और इसके अंदर मेजर के बाद जब लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए प्रमोशन के लिए हम जाते हैं तो एक सिलेक्शन बोर्ड होता है। अच्छा। उस सिलेक्शन बोर्ड में वो 3 जगह पे होता है, 3 रीजन्स में। अच्छा। और वो तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो उसके अंदर बोर्ड के सामने उनका पूरा बायोडाटा प्रेजेंट होता है, उनकी एफिशिएंसी इंडेक्स को देखा जाता है। अच्छा। और उसके बाद फिर उनकी सिलेक्शन होती है। और इसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो वो छन्ना जो है वो इतना वो हो जाता है, अच्छा, कि बहुत थोड़े लोग ऊपर पहुंचते हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है इसमें कोर्सेज वगैरह भी डिफरेंट करने पड़ते हैं? जी हाँ, कोर्सेज भी हैं इसमें। कुछ लोग अपने जो बेसिक कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा जो है वो स्टाफ कोर्स है। स्टाफ कोर्स इज़ एक स्टेप है टुवर्ड्स दी प्रमोशन टू लेफ्टिनेंट कर्नल। देन वॉर कोर्स है जिसको हम NDU भी कहते हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इट इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड फर्दर। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो फॉरेन कोर्सेज हैं वो इसके वो अलावा डिफरेंट होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जनाब, चलते हैं मिस्टर कंवर वसीम साहब की तरफ। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में बताइए, ये रेड क्रिसेंट सूबाई हवाले से क्या काम करते हैं, ये बताइए। शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी दरअसल एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन इदारा है। ये 20 अगस्त 1947 को वजूद में आया था, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऑर्डर निकाला था जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द रेड क्रॉस, जिसके तहत ये वजूद में आई थी। तो आप यूँ समझ लें कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जो उम्र है वो वही है जो पाकिस्तान की है। अच्छा। और बाद में 1974 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इसका नाम तब्दील किया गया और फिर इसको रेड क्रॉस से रेड क्रिसेंट कर दिया, लेकिन काम इसका जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज हैं पूरे पाकिस्तान में वो है। अच्छा। ये एक ऑक्सिलरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, ये NGO नहीं है, लोग इसको NGO समझते हैं। और ये ऑक्सिलरी बॉडी है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द आर्म्ड सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान इन केस ऑफ डिज़ास्टर, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो
नेचुरल हो, किसी किस्म की भी इमरजेंसी हो, उसमें जो रिलीफ का बहुत बड़ा काम, इंसानी खिदमत का बहुत बड़ा काम जो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, वो ये रेड क्रिसेंट देती है। और ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट जनीवा की मेंबर है। अच्छा। तो इसलिए ये ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है। दुनिया में इसकी जो उम्र है वो 156 साल है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो 156 साल काफी पहले वक्त वजूद में आई हो थी। चुका बने। ठीक है ठीक है ठीक है, इस बारे में मजीद आपसे जानते रहेंगे। शाहिद मीर साहब आपकी तरफ होंगी। पहले तो आप मुझे एक बताइए, क्योंकि आप चूंकि सीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सिविल एविएशन अथॉरिटी, और इसके साथ आप IBA से PhD, मतलब आपने PhD किया, फिर IBA में आप पढ़ाते भी हैं, तो ये दोनों डिफरेंट फील्ड्स का क्या सिलसिला है? आजकल जो है वो सारी फील्ड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये फील्ड बिल्कुल अलग है और ये फील्ड बिल्कुल अलग है। सो एक फील्ड का दूसरी फील्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। सो मैंने इंजीनियरिंग किया और एज एन इंजीनियर मैंने कुछ अर्सा काम किया सिविल एविएशन में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फिर सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और फिर उसके बाद जो है मैं जो है वो पढ़ने पढ़ाने में लग गया। तो मेरा रुझान थोड़ा सा पढ़ाने की तरफ हो गया। अच्छा। आई डिड माई PhD, फिर मैं फुल ब्राइट फेलोशिप भी हूँ। तो फिर मेरा जो है वो पढ़ाने की तरफ जब आया तो पाकिस्तान में ये इदारा हमारा सबसे प्रीमियम इदारा है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। जी और अल्लाह का शुक्र है पिछले 22 साल से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ मुख्तलिफ अच्छा, subjects, माशाल्लाह। जो कि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है, जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, या मैं लीडरशिप पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अच्छा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, और बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनका उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है कि जब आपका ये बैकग्राउंड किसी प्रोफेशनल डिग्री का हो। सो एक्चुअली हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा सा भेड़ चाल चलती है। हम BBA के बाद MBA, जो कि अगेन होता है, लेकिन अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो, उसके बाद मैनेजमेंट का आपके पास डिग्री हो, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्रीज जो है वो अब चाहिए, इसलिए कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो काम करना है, और उसी हिसाब से फिर आपने बच्चों को जो है उसी तरह से एजुकेट करना है। तो इट हेल्प्स अ लॉट। ऐसा नहीं है कि वो हो गया। अब जो है जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रहा हूँ। मसलन हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और उसके लिए हम ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और बहुत सी सॉइल के लिए, इसलिए कि हमारी जो फार्मर्स, हमारी जो यील्ड है क्रॉप्स की बहुत कम है, दुनिया में हम बहुत ही नीचे हैं। और सो एक ही तरीका है इसको यील्ड को बढ़ाने का, और वो टेक्नोलॉजी है। सो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं खुद भी करता हूँ। मसलन फिशिंग का मैं टेक्नोलॉजी अभी इस पे काम कर रहा हूँ, और मैंने कुछ टैंक्स बनाए हैं, और उसमें जो है आप जो 1 एकड़ में जो फिश करते हैं वो आप एक 10 फुट के टैंक में कर सकते हैं। अच्छा। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं, तो टेक्नोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है, आपके काम को ज़्यादा बेहतर करती है, और उसमें ज़्यादा जो है, क्योंकि हम जो इस वक्त जो प्रॉब्लम में है, जिसमें फूड की सिक्योरिटी का मसले हैं, आप देख रहे हैं कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में आपसे तफसील से जानते रहेंगे। नाज़रीन, हम बात करें कि जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद होते हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी पोस्ट के होते हैं कि जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, और आपके लिए नॉलेज का बायस होता है कि अगर आपको भी अपने फ्यूचर में कोई ऐसी लाइन ज्वाइन करनी है तो वो आपको हेल्पफुल करें। अच्छा कर्नल काशिफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे ये बताइए, चूँकि अब आप रिटायर हो चुके हैं, और ये रिटायरमेंट की लाइफ और उस आर्मी लाइफ में दोनों में क्या फ़र्क लगता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क। अच्छा। वो एक ऐसी आदत पड़ जाती है आपको, एक मुसलसल एक्टिविटी की पूरा दिन, कि जब आप रिटायर होते हैं तो फिर आप को बोर होना शुरू हो जाते हैं घर में, अगर अच्छा। आप वो एक्टिविटीज़ ना कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उसमें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप उस एक्टिविटी में रहते हैं तो आप सेहतमंद रहते हैं। अगर आप उस एक्टिविटी से निकल जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने उसमें चलें। अच्छा, इसी वजह से आपका क्या ये एक्सपीरियंस था, क्यों आपने ये रियल एस्टेट की जो फील्ड ज्वाइन की, ये बताएं पहले मुझे। अच्छा, एक्चुअली मैं अपनी सर्विस के दौरान ही मैंने अपने मास्टर्स के बाद फिर मैंने MS किया HR में। अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स में, और उसके बाद जो मार्केटिंग को मैंने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा उसके अंदर, तो बाय वर्चू ऑफ माय एम्प्लॉयमेंट इन DHA कराची एज डायरेक्टर मार्केटिंग एंड PR,
अच्छा, तो माशाल्लाह। मार्केटिंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया। तो इस वजह से फिर मैंने उसको शुरू किया कि उसमें मार्केटिंग को लेके चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा कमर वसीम साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि आपसे पहले ये जानना चाहूँगी, चूँकि आपका इदारा एनवायरमेंटल चेंज में बहुत मतलब काम करता रहता है, तो इस हवाले से सूबाई तब्दीलियाँ, उस हवाले से क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, क्या तैयारी की जाती है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है और बड़ा सीरियस मसला है। इसको रेड क्रॉस ने काफ़ी अरसा पहले अपने एजेंडे में शामिल किया, इसलिए कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस वो काम करती है रिस्क रिडक्शन के ऊपर भी। अच्छा। और क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा काम जो है वो खुद एक रिस्क रिडक्शन का काम है। इसलिए इसके ऊपर पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने ख़ास तौर पर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और हम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिल के, जिसमें जर्मन रेड क्रॉस हमारे साथ सर फहरिस्त है, उसके साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदरसों में और इसके अलावा पूरे आप यूँ समझ लें क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग में भी हमने काफ़ी काम किया है। अच्छा। जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ हमने एक MOU साइन किया है, जिसके अंदर हम जो छोटे काश्तकार हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ मिलके हम उनको क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग और किचन गार्डनिंग भी सिखा रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक और बहुत ज़बरदस्त हमने काम किया है और वो ये है कि जितनी भी हमारी उल्मा बरादरी है और मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको भी हमने एक जगह जमा किया था। अच्छा। और उनसे भी हमने फैज़ लेने की कोशिश की थी कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। अच्छा। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमारी आंखें खोली जब हमें पता चला कि कितनी हदीसें और कुरान में कहाँ कहाँ इसका जिक्र है। अच्छा। और हमने यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनके साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और तमाम उलमाए कराम के साथ मिलके हमने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया हुआ है और सब ने एक पेज पे साइन किया है कि वो इस काम में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर शामिल होंगे। अच्छा, और माशाल्लाह। मिलकर इसके लिए काम करेंगे बग़ैर किसी रंग और नस्ल और मज़हब और फ़िरक़े से हटा बस सिर्फ के। वतन के लिए काम तो करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ठीक। ये असल में ये क्लाइमेट चेंज जो है ना वो अगली जनरेशन की गुफ्तगू है। हकीकतन है, बात बिल्कुल ये, ऐसे अगर ही। आप आज एक काम कर रहे हैं तो आप आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। रेड क्रिसेंट इसमें पेश है। ठीक है, ठीक है जनाब, इस बारे में तफसील से जान देंगे। और मिस्टर शाहिद मीर, आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि अभी ये पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में बड़ा फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस किए गए, बड़ा फ्लड की कंडीशन डिस्टर्ब थी, तो आपने मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ NGOs के साथ उन लोगों की बड़ी हेल्प की, तो ये क्या तरीक़ाकार था, किस तरीके से आपने लोगों की हेल्प किया? एक्चुअली ये आपको पता है कि जो पिछले साल फ्लड आया उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया और बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन हुई है। अब उसमें रिहेबिलिटेशन का भी क्योंकि जो इसमें जो तरीक़ेकार होता है, जैसे पहले तो रेस्क्यू का काम है, जो हमारे दोस्त जो हैं ये तो बहुत उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम है कि अभी अब जो फ्लड्स जो अफेक्टीज थे उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। तो हमने बहुत कोशिश की, बहुत से स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर था, बहुत सी NGOs थी, लोकल इंटरनेशनल, उनको ऑन बोर्ड लिया। और ख़ास तौर पे हम एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, फिर वही टेक्नोलॉजी वाली बात आ गई, काम कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं लाइट गेज स्टील टेक्नोलॉजी। अच्छा। और ये जो टेक्नोलॉजी है अब दुनिया में यही टेक्नोलॉजी पे ही घर बनते हैं, इसलिए कि इसके बहुत फ़वाइद हैं। इसमें कोलेट्रल डैमेज नहीं होता, अगर फ्लड आएगा तो ये खड़ा रहेगा। अच्छा। अगर अर्थक्वेक आएंगे तो ये खड़ा रहेगा और इसमें जो कोलेट्रल डैमेज है वो बहुत कम होता है। सो सारी दुनिया में एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए, लोगों को बताया जाए और उसमें हम लोगों की अवेयरनेस करते हैं। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि रिहेबिलिटेशन का काम हम उस टेक्नोलॉजी के बेस पे करें। अच्छा। इसलिए कि फिर यही एक जो सुना जा रहा है कि अगले साल फिर फ्लड आएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको महफूज रखे। लेकिन ये एक, जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक साल में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कभी पहले ऐसे कहाँ होता था, इतनी ज्यादा बारिश है जो अभी पिछले साल रिपोर्ट हुई है, क्लाइमेट तो ये क्लाइमेट चेंज का चेंज ये की वजह से है कि ऐसे दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से पूरा दुनिया उससे अफेक्ट हो रही है। हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अच्छा। आपको हैरानगी होगी कि हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन जो 0.01% से भी कम है। अच्छा। लेकिन ये क्योंकि एक पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है तो हम उसमें बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो हमने कोशिश की कि इनको लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और कुछ प्रोग्राम्स हमने शुरू किए और अल्लाह का शुक्र है हम उस पर
कुछ काम कर भी रहे हैं। और अभी एक और हमने उसमें प्रोग्राम किया कि जो रिहेबिलिट जो लोग फ्लड अफेक्टीज हैं उनका कोई लाइवलीहुड भी बढ़ाई जाए। अच्छा। तो अभी मैं खुद भी अभी तक महीना पहले एक बदीन होकर आया हूँ जहाँ पे फ्लड फैक्ट्री से हम मिले हैं और हम चाह रहे हैं कि उनको हम भैंसें दें। अच्छा। और ये मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियों का जो है वो एक प्रोग्राम होता है जरिए रोजगार बन जाए उनका। उससे, हाँ, ताकि वो अच्छा, उससे फिर हम ठीक उसका है। एक पूरा दूध कलेक्शन का सिस्टम बनाएं और उस पर पूरी हमने एक फिजिबिलिटी बनाई है ठीक है। ताकि यह उनको सस्टेन किया जा सके। इसलिए मैं ज़्यादातर सस्टेनेबिलिटी पे काम करता हूँ कि जो लोगों की जो अर्निंग है उसको सस्टेन किया जा सके। तो मैं सिंध में काम करता हूँ, खासतौर पर थरपारकर में बहुत काम करता हूँ कि लोगों की जो अर्निंग है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम करते हैं। तो ना सिर्फ के रूरल साइड पे बल्कि अर्बन साइड पे भी बच्चों को तरगीब देते हैं कि वो ये नए नए काम करें ताकि वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें। ओके जी। नाज़रीन, हमारे साथ ईद की ट्रांसमिशन में मौजूद हैं कर्नल काशिफ, मिस्टर वसीम एंड डॉक्टर शाहिद। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ईद उल अज़हा ट्रांसमिशन ईद इसार में। और हमारे साथ ताउन किया ज़ीरा प्लस बनाने वालों ने और साथ साथ स्कीमो आइसक्रीम बनाने वालों ने। बहुत यमी और बहुत मज़ेदार आइसक्रीम है और साथ में ज़ीरा प्लस हमारे साथ मौजूद है, यानी कि आप इसको किसी वक्त भी खा सकते हैं शाम की चाय के साथ। और जब आपके मेहमान आए तो उनके सामने पेश कीजिए, बहुत मज़ेदार बिस्किट होते हैं। और जनाब, ये स्कीमो आइसक्रीम मैं खा के भी बताती हूँ, बहुत यमी आइसक्रीम है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे गेस्ट भी खा रहे हैं, ये बहुत हल्का सा मज़ेदार सा मीठा है। अपने गेस्ट को जब भी आप सामने पेश करेंगे तो खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्कीमो आइसक्रीम। और जनाब, प्रोग्राम की तरफ फिर चलते हैं, जो कर्नल काशिफ की तरफ चलते हैं। कर्नल काशिफ, आप मुझे ये बताइए, चूँकि आप फ़ौजी हैं और आप मुख्तलिफ शहरों में घूम चुके हैं, तकरीबन पूरा पाकिस्तान, तो ईद उल अज़हा के हवाले से स्पेशली कि वहाँ के मुख्तलिफ शहरों में और कराची की शहर में क्या फ़र्क है, और कराची में जो ईद उल अज़हा के आप मिस करते हैं या नहीं? बिल्कुल। आप कराची में जो ईद उल अज़हा की फेस्टिविटी है और जो उसका एक जोश होता है बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे, वो मुख्तलिफ है बिल्कुल। अच्छा। और अगर आप बाकी पाकिस्तान के शहरों में जाएं तो वहाँ पे मुख्तलिफ है। अच्छा। ठीक है। और ख़ास तौर पे कराची चूँकि बचपन सारा गुज़रा है तो उसके अंदर जो एक कुर्बानी को लेके जो एक बच्चों में ख़ास तौर पे जोश होता है कि बकरों को हमने घुमाना है या गाय को हमने घास खिलानी है, वो एक प्यार बढ़ जाता है उस जानवर से। और उसके बाद जब वो ज़िबा हो जाए तो उसकी फिर कलेजी को फटाफट वो साफ़ सूफ करके तो पचाएं तो पकाएं, वो कलेजी खाएं, फिर शाम को बारबेक्यू वाला। इट इज़ अ फैमिली फेस्टिविटी हमारे यहाँ जो है। बाकी जगहों में भी अब ये ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल मुख्तलिफ है कराची से। जी। अच्छा, आप चूँकि फ़ौजी हैं, आपको तो सब कुछ पकाना सिखाया जाता है, सारे काम सिखाए जाते हैं? ये गलत है। नहीं तो फ़ौजी फिर आप लोग तो जब दरिया समंदर मतलब सहराओं में होते हैं, जंगलों में होते हैं, तो कैसे पकाते हैं? हमें सिर्फ वो सिखाया जाता है जो जिंदा रहने के लिए खाए। अच्छा, यानी बेगम के कोई मजे नहीं आते? नहीं। कुछ तो बनाना होता है ना बारबेक्यू के हवाले से। नहीं, एक्चुअली एक कुछ एक्सरसाइजेज हमारी होती हैं जिसमें हमें वो खाना बनाना सिखाते हैं। अच्छा। जिसमें सिर्फ दाल और राइस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा। बाकी हमारा एक इमरजेंसी पैक राशन होता है। अच्छा। वो आपने बचपन में खाया होगा, मुरमुरे होते हैं जो गुड़ में वो होते हैं, वो हमें दे देते हैं कि जिससे गुजारा करें, या चने शने मिल जाते हैं। अच्छा। तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं सीखी हमने, जो कुछ सीखा है खुद ही सीखा है। अच्छा, मतलब खुद आता है ना कुछ बनाना? हाँ, अंडा शंडा बना लेते हैं। अंडा शिंडा, यानी कि भाभी अगर बीमार हो तो अंडा मिल जाएगा उनको खाने को? हाँ, वो यूट्यूब है ना। अच्छा जी, यूट्यूब से ठीक है। वैसे सही बात है, आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है वो सबको सब कुछ सिखा देता है। हाँ जी। कमर वसीम, आप साहब आपकी तरफ चलते हैं, ये बताइए कि आप अपनी इतनी मसरूफियत में फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, ईद उल अज़हा कैसे बनाते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती है? देखिए, बात अगर सच्ची बात आपसे करूं तो इस वक्त या सच्ची बोलना है? जी हाँ, इस उम्र में हमारी जो मसरूफियत है, हाँ, वो चूँकि हम इमरजेंसी सर्विसेज के इदारे से और 24 घंटा अलर्ट रहने की हमारी आदत है, तो सच्ची बात ये है कि ईद तो बच्चों की होती है और या घर वालों की होती है, हम तो हर वक्त अलर्ट पे ही खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल ये बहुत बड़ा ये एक मजहबी त्यौहार होता है मुसलमानों के लिए, और जो साहिब हैसियत है उसे यकीनन कुर्बानी करनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह हम भी कुर्बानी करते हैं घर के अंदर। मेरा ताल्लुक़, चूँकि आप शायद नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं राजपूत
कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक बहुत ही कबायली किस्म की मज़ेदार से खाने बनाते हैं। ख़ानदानी रिवायत बड़ी सख्त अच्छा है। अच्छा। तो वो सख्त यूँ है कि सारे भाई वगैरह, वालिद और वालदा मेरी हयात नहीं है। अच्छा। पहले हम उनकी खिदमत में हाजिर होते थे और वही सब कुछ होता था। तो अब हमारे भाई साहब और भाई वगैरह सारे एक जगह मिलते हैं। कुर्बानी तो सब अपनी अपनी करते हैं और इसी तरीके से दोस्तों से मिलना, लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है वो ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मिलना। बिल्कुल ये एक बहुत ज़रूरी जो बड़े होते होता हैं है। ख़ानदान को जोड़ के जाना रखते हैं। और कब्रिस्तान जाना, वालदा वालिद की कब्र पे, तो ये एक रिवायत है जो करते हैं और काफ़ी बड़ा एहतमाम किया जाता है इसके अंदर। और ज़ाहिर है बच्चों की मौज, क्या कहते हैं, मौज सफ़र मौज लगी होती है और वो मज़े कर रहे होते हैं सारे, हम इंतज़ामात में लगे होते हैं। तो एक मजहबी त्यौहार मजहबी अंदाज में मनाया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि इसको पिकनिक ना मनाया जाए। पसंद क्या है खाने में, ये बताइए। कुर्बानी के गोश्त से स्पेशली क्या फरमाइश करके बनवाते हैं? मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ख़राब आदमी हूँ। खाने के मामले में जो कुछ मिल जाए मेरे लिए वो काफ़ी है। तो साबिर हो गया फिर, तो खराब नहीं हुआ है। नहीं, मतलब ये कि तंग नहीं करता घर वालों को। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, घर में जाहिर है कि जो भी कुर्बानी होती है उसमें जो एक आम तरीक़ाकार है, कलेजी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से पकती हैं, वो दी जाती हैं। और लेकिन हम कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना अता किया कि लोग पूरे साल खाते हैं, बस ये कि जो गरीब लोग हैं उनको खिलाया जाए। डॉक्टर शायद आपकी तरफ आऊँगी, आप बताइए कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद उल अज़हा के हवाले से, फैमिली में क्या किस तरह टाइम देते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती है, बारबेक्यू कब बनाते हैं, ये बताइए। देखिए, मेरा ख्याल है अक्रॉस द कंट्री कल्चर तो एक ही है। बिल्कुल। और ये जज्बा और इसार की जो है, जो आपकी थीम भी है, ये उसके ऊपर बेस करता है, सुन्नत इब्राहिमी है। एक मजहबी आपका जो है ना, एक आपने वो काम करना है। तो इसमें जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। जब हम भी बच्चे थे तो हम भी यही करते थे। वालिद साहब को कहते थे कि जल्दी से बकरा लेकर आएँ ताकि हम उसके साथ खेलें, उसको घुमाएं फिराएं और उसको खिलाएं पिलाएं। और इसी तरह हमारे बच्चे कहते हैं कि आप जल्दी से लेकर आएँ ताकि हम उनके साथ टाइम गुजार सकें। तो एक जज्बा है जो कि सदियों से चल रहा है और ये सदियों तक क़यामत तक ये चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने त्यौहार अता किए, खुशी से मनाते हैं और एक सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, तो ये रुक नहीं सकती। बाकी उसके बाद जो है, जारी बात है, फिर ट्रेडिशंस आ जाते हैं, कल्चर आ जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। और ज़्यादातर तो यही होता है कि ऑफकोर्स क्योंकि गोश्त है तो गोश्त को फिर आपने जो है उसको कोई ना कोई डिशेस बनानी है। और जैसे कर्नल साहब ने फरमाया कि मुख्तलिफ इलाकों के जो तरीक़ेकार हैं वो मुख्तलिफ हैं। सो जारी बात है, लेकिन जब गोश्त है तो अक्सर ये होता है कि आप कुछ दिनों पहले गोश्त खाना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, कि हम ईद पे जो है ना, ईद का फ्रिज में तो साफ करना होता है। उसको करना होता है। सो बड़ी बड़ी चीज़ें आप सोच के रखते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें बनेंगी और क्या बनेगा। और पहले माशाल्लाह जब वालदा हयात थी तो जारी बात है वो बनाती थी। अब वो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो उसके बाद जो फैमिली है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आप क्या फरमाइश करके बनवाते हैं अपनी बेगम साहबा से? पहले तो यही है कि सबसे पहले तो कलेजी और वो आता है, ठीक है ना, वो सबसे पहले निकाली जाती है, दिल गुड़, और उसको काट के साफ करके बन भी जल्दी जाती और बन भी जल्दी जाती है। सो एक ये भी एक ट्रेडिशन है कि आप रोज़ा रखें। अच्छा। और जो आप रोज़ा खोलेंगे तो गोश्त से खोलें। तो वो थोड़ा सा जो टाइम है तो वो भी एक थोड़ा सा वो आपको तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है कि जब तक गोश्त बने उसके बाद जो है आप उससे रोज़ा खोलें। तो ये भी एक सुन्नत है और ये भी एक मजहबी फरीज़ा है। तो कोशिश यही करते हैं और होता भी यही है कि इंतज़ार करते हैं कि जब तक, क्योंकि उस वक्त तक तो बकरा कट ही रहा होता है। बिल्कुल, और मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद ज़बा करूँ। तो ज़बा मैं खुद करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद फिर जारी ये तो पैसे बच गए आपके ज़बा करने के। आजकल कितने महंगे हो गए कसाई। बचने वाला काम नहीं है, सिर्फ गर्दन पे छुरी फेरने वाला काम है। अच्छा, बाकी साफ और वो करना तो कसाई का काम है। वो तो बहुत ही हाँ प्रोफेशनल किस्म का, अब वो हिम्मत नहीं है कि वो काम किया जाए। तो मुख्तलिफ किस्म के फिर आप प्लान बनाते हैं कि जी बच्चे प्लान बनाते हैं कि अच्छा जी ये बनेगा ये बनेगा, नई नई डिशें। और आजकल जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि जी यूट्यूब में बहुत सारी डिशेज हैं तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि भाई ये बनाएंगे। और ये भी आजकल एक फिर ट्रेडिशन का काम है
कि मुख्तलिफ किस्म के आपको गोश्त मिल जाते हैं, यानी कि बकरा भी आपके पास है, आपके पास गाय भी आपके पास है, और ऊंट का भी गोश्त आ जाता है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसपे आप एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिशेस बना के खा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब इंटरनेट मौजूद है, उसमें देख देख के पहले से बच्चे प्लान करते हैं कि जी हमने इस दफा ये बनानी है चीजें, तो वो पहले से प्लान होता है, फिर उसको अगेन फिर आप आते भी हैं जाते भी हैं, गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट, तो एक ट्रेडिशनल जो एक वो है फेस्टिविटी जो है सब में चलता वो तो है। जाहिर बात है वो आपको मसरूफ रखता है। जी जी और करना भी चाहिए, इसलिए कि ये एक फेस्टिविटी भी है और एक मजहबी आपका त्यौहार भी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा से कोशिश करता है कि अपने नाजरीन के लिए हर त्यौहार पे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश करे। इसी तरह ये ईद इसार पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ईद उल अज़हा ट्रांसमिशन ईद इसार में, और हमारे साथ कीबोर्ड पे मौजूद हैं नदीम भाई, और इसके साथ जनाब जो हमारे सिंगर हैं वक्कास विक्की। इन लोगों से हम जो कंटिन्यू म्यूज़िक सुन रहे हैं, और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में एक सॉन्ग भी सुनेंगे। अब चलते हैं पहले कर्नल काशिफ की तरफ, उनसे ये जानते हैं क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, इस हवाले से मुझे बताएं कि क्या मामला है। टीचिंग इज़ माई पैशन। अच्छा जी। लेकिन मैं ख्याल में फ़ौज में जाने के बाद मैं जो फ़ौज के स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मैं पढ़ाता रहा। अच्छा। लेकिन मुझे दिल चाहता है मेरा कि मैं पढ़ाऊँ। अच्छा। और मैंने फिर अभी कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में मैं विजिटिंग फैकल्टी पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और बट सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी ना हो उनमें, तो फिर उस्ताद को पढ़ाने का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम ऑडियंस का आइडिया होता है कि ऑडियंस एनर्जेटिक नहीं है तो प्रोग्राम गया। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल के बच्चे जो है ना, दे आर मोर इंटरेस्टेड कि ये प्रेजेंटेशन आप हमें दे दें। अच्छा। और मेरा उनसे कहना ये होता है कि भाई जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सीख लो, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, सही बात, नहीं बता सकूंगा, तुम प्रेजेंटेशन को तो मैं मिल ही जाएगी। अच्छा। तो शायद। अच्छा, वैसे आपको पढ़ाते हुए कितना टाइम हो गया है ओवरऑल? तकरीबन 3 साल। अच्छा, मैंने विजिटिंग फैकल्टी पे पढ़ाया। अभी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं जॉब के साथ मुश्किल हो रहा था। अच्छा। क्योंकि सैटरडे को 2 लेक्चर्स 3 आवर्स ईच, फिर उनको तैयार करना, क्योंकि मैं तो तैयारी के साथ जाता हूँ, आगे तो बच्चे फिर उस तरह नहीं कर रहे होते, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से फिर मैंने फ़िलहाल रोका हुआ है, मैं अभी शुरू करूँगा दोबारा। ओके। अच्छा, वैसे बताइए, जो हम बकरीद हक के हवाले से बातें कर रहे हैं, कभी जानवरों के साथ कोई टकराव शकराव हुआ? टकरे वकरे मारी उसने बचपन में? कभी घुमाने ले गए, छोड़ दिया उसको, चला गया? नहीं, बचपन में मुझे याद है, लियाकताबाद में हमारा घर था। हमारे जैसे सर ने बात की कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जमा होते हैं सारे रिश्तेदार, तो हम अपने नाना और नानी के घर पे होते थे। अच्छा। और मामू हमारे खुद कुर्बानी कर देते, तो वो गाय जो है उसको ज़िबा किया, और शायद मैंने पाँव पकड़े हुए थे गाय के, और मेरे किसी कज़न ने पकड़े हुए थे, हमने पाँव छोड़ दिए। अल्लाह तो वो गाय उठी है, और आपको याद होगा पुराने ज़माने में ना सहन में एक हौजी होती थी। हाँ हाँ हाँ। वो जब पागल हुई है और वो हौजी के अंदर गिर गई। अल्लाह। अब सबसे मुश्किल काम उस पूरी गाय को हौजी से बाहर निकालना। अच्छा। वो मुझे बिल्कुल याद है अभी तक। हाँ। और खैर बाद में फिर वो आए और रस्सियाँ डाल के उसको बाहर निकाला गया। उस वक्त वो ठंडी हो चुकी थी। शुक्र मिल गई गाय, वैसा ना अमूमन भाग भी जाती है ना वो, और फिर वो ऐसी होती है कि लोगों को जख्मी भी कर देती है। क्योंकि हमारे मामू जो हैं हमें अपने साथ रखते थे, खरीदते वक्त भी और ज़िबा करते वक्त। यानी कि आपका मशवरा बड़ा अहम था उस वक्त भी और इस वक्त भी, और भगवा दी गाय आपने। कमर वसीम साहब, आप मुझे कोई बचपन की ऐसी बात बताइए, कोई ऐसी किसी भी ईद का वाकया जो आपने जानवर घुमाने ले गए हो, भाग गए हो, छोड़ दिया, कुछ किया, ऐसा कोई वाकया बताएं। देखें, जानवर तो जाहिर है कि जब ख़रीदारी होती थी तो वाले साहब साथ ले जाते थे, या हमारे साथ और हमारे कज़न्स वगैरह मिल के जाया करते थे, तो वो हम यकीनन उसमें करते थे। लेकिन मुझे कोई ऐसा वाकया है, सच्ची बात है, कोई याद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया आपने, गड़बड़ नहीं की है? नहीं, मैं इस काम में ज़रा सा नाइल हूं। डॉक्टर शाहिद हंस रहे हैं, यकीनन इनके पास कोई बात है। चलिए जी, आप बताएं, आपके पास है कोई ऐसा वाकया? बहुत होते रहते हैं, लेकिन यही होता है कि जब आप जानवरों के साथ
जरा उनके साथ खेल रहे हैं या उनको लेके जा रहे हैं, तो अक्सर यही होता था जब छोटे थे तो भाग गया जानवर, अब वो आगे जा रहे हैं हम पीछे उसके भाग रहे हैं, वो आगे भाग रहे हैं हम पीछे भाग रहे हैं और भागे चले जा रहे हैं। तो ऐसा कई दफ़ा हुआ कि जानवर हाथ से निकल गया और वो भाग गया वो। सो ऐसा फिर जैसे आप कह रहे हैं कि मैं मुस्कुरा रहा था, उसकी वजह यही थी कि जानवर हाथ से निकल गया और वो भाग के कहीं चला गया और हम ढूंढे जा रहे हैं, मिल नहीं रहा। और काफी देर तलाश के बाद देखा कि 2-4 लोग जो है ना वो जानवर को लेकर आ रहे थे। अच्छा। ये इधर से भागता हुआ आ रहा था, ये किसका है? तो हमने कहा शुक्र है जान बच गई, अच्छा। जानवर मिल गया, तो अदरवाइज वो डांटी पड़नी थी कि भाई तुम लोग क्यों लेके जाते हो, क्यों ऐसा करते हो। लेकिन ये अच्छा, मुझे क्या मजा आता है बैल या बकरा उतरे और भाग जाए, वो देखने में ऐसा एहतियात करनी चाहिए, खासतौर पे बच्चों के साथ। हाँ, ये बहुत ज्यादा ख्याल की जरूरत है। भागते हैं और फिर बहुत सारा नॉइज भी होता है। आपने वीडियोस भी आजकल देखी होंगी सोशल मीडिया पे, छोटे बच्चों को किस तरीके से जानवर लाते मार देते हैं। तो जानवर के जब इस तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है तो जानवर तो बेचारा वो समझदार तो नहीं है इतना, वो भाग जाता है। और फिर खासतौर पे बैल वगैरह तो फिर बहुत डेंजरस हो जाते हैं। आप वीडियोस देखते हैं वो दुकानों में घुस गए, घरों में घुस गए और लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो एहतियात करनी, बच्चों को समझाना एक बहुत जरूरी है कि एहतियात की। आजकल माशाल्लाह जानवर बहुत हैवी हो गए, पर हमारे जमाने में तो इतने मोटे मोटे जानवर होते नहीं थे। बकरा ठीक है, तो देन अगेन वो कंट्रोलेबल था, लेकिन अब माशाल्लाह जो आपके पास गाय आती है, बैल आते हैं, वो बहुत ही माशाल्लाह बड़े ताकतवर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनको कंट्रोल करना जो है ना एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो गया है। बस मैं कर्नल काशिफ से भी एक बहुत शुक्रिया आपका, एक कर्नल काशिफ से ज़रा सवाल पूछना चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। कर्नल काशिफ, आप चूँकि फ़ौजी हैं और आप मुख्तलिफ जैसे सहराओं पे होते हैं, जंगलों में होते हैं, तो जानवरों से या कीड़े मकोड़ों से या स्नैक्स वगैरह से बचने की कैसे ट्रेनिंग दी जाती है आपको? उसके पेट SOPs होती है। अच्छा। उसमें, और हमारे पास हर वक्त जेब में एक ब्लेड और एक तस्मा अच्छा होता है कि अगर आपको कोई सांप काट जाता है तो इमीडिएटली आप उसको कट लगाते हैं, ऊपर तस्मा बांध देते हैं। अच्छा। और फिर इतना टाइम होता है कि हमें वो फर्स्ट एड के लिए जो करीबी हमारा फर्स्ट एड सेंटर होता है वो वहाँ तक हमें पहुँचा देते हैं। और इसी तरह बाकी चीज़ों के लिए भी कोई वो मतलब ये फर्स्ट एड जो इनिशियल बेसिक फर्स्ट एड है इसका, और फिर इसके बाद आपको उसको डॉक्टर ट्रीट कर देता है। वो डॉक्टर ट्रीट कर देता है क्योंकि फील्ड में वो होते हैं, हमारे ड्रेसिंग स्टेशन होते हैं, तो इतना मसला नहीं है। ठीक है, आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है कर्नल काशिफ इसके और मिस्टर कमर वसीम और डॉक्टर शाहिद, आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम अपने जो अभी ईद का हमने शो किया है, इसमें बहुत सारी मालूमातें मिली हैं, बहुत सारी मज़े की बातें हमने अपने गेस्ट से की हैं। और नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है ज़ीरा प्लस वालों ने, और मेरे तमाम मौजूद मेहमानों को शुक्रिया। और इसके साथ साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात की, और एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इक़रार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इक़रार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इक़रार हुआ था। तुम